हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टेनेसी विलियम की काफ़ी फेमस प्ले द ग्लास मैनेजरी को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। इस वाले वीडियो में जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, फिर अबाउट ऑथर वाला सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद इस प्ले की समरी को डिस्कस कर रखे हैं, जिसके जरिए आप लोग को कहानी समझ में आ जाएगा। एंड में कंक्लूजन है। कंक्लूजन के बाद इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इट मीन्स ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद इस प्ले के थीम्स को भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में द ग्लास मैनेजरी है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम कोशिश किए हुए नोट्स का लैंग्वेज भी ईजी रखें ताकि आप लोग को समझ आसानी से आ जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है द ग्लास मैनेजरी इज ए मेमोरी प्ले रिटन बाय टेनेसी विलियम। कि हम लोग का जो प्ले है द ग्लास मैनेजरी वो एक मेमोरी प्ले है जिसको कि लिखा गया है टेनेसी विलियम्स के द्वारा, एन अमेरिकन प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। जो कि अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक पीरियड के काफ़ी फेमस अमेरिकन प्ले राइट इट मीन्स नाटककार थे और स्क्रीन राइटर थे। इट रिफ्लेक्ट्स द मेमोरी ऑफ टॉम विंगफील्ड। ये जो प्ले है वो टॉम विंगफील्ड के मेमोरी को, टॉम विंगफील्ड की यादों को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। द प्लेस प्रोटैगनिस्ट, जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट और साथ ही साथ नरेटर भी रहता है। ध्यान रखिएगा, इस प्ले का नरेटर और मेन प्रोटैगनिस्ट दोनों टॉम विंगफील्ड है और उसी की मेमोरी को, उसी की यादों को जो है प्रतिबिंबित किया गया है इस प्ले के माध्यम से। Who recalled the events that led him to break away from his mother and sister। और टॉम विंगफील्ड जो है इस प्ले के माध्यम से उन घटनाओं को याद करते हैं जिनके कारण उन्हें अपनी माँ और बहन से अलग होना पड़ा। यहाँ पे जो है हम इस प्ले से रिलेटेड कोट्स यूज कर रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं मेमोरी को इट मीन्स यादों को प्रतिबिंबित करता है। आई गिव यू ट्रुथ इन द प्लीजेंट डिस्गाइज ऑफ इल्यूजन। ऐसा लाइन जो टॉम विंगफील्ड नरेटर है इस प्ले के और प्रोटैगनिस्ट भी, उनके द्वारा प्ले के स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है, जिसका कि अर्थ होता है मैं तुम्हें भ्रम के सुखद वेश में, प्लेजेंट वेश में जो है सत्य देता हूँ। द प्ले इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेनेसी विलियम्स ऑन लाइफ। और ये जो प्ले है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है टेनेसी विलियम इस प्ले के ऑथर जो है उनके खुद के लाइफ से। देयरफॉर इट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल प्ले। इस वजह से ये प्ले जो है ऑटोबायोग्राफिकल प्ले के रूप में भी जाना जाता है। मतलब टेनेसी विलियम जो है ना अपने लाइफ के बारे में बताए हुए इस प्ले के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, तो इस वजह से इस प्ले को ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी कहा जाता है। इट इज़ सेट इन सेंट लुइस। इसकी जो सेटिंग रखी है प्ले की सेंट लुइस में रखी गई है इन 1930s के दौरान, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। और ये जो टाइम था 1930s वाला वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, इट मीन्स महामंदी का टाइम था। अमेरिका में जो है 1929 से 1939 के बीच के पीरियड को ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है। इस समय जो है आज तक का सबसे बुरा इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था अमेरिका में और शेयर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आया था और इसका असर जो है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक पे पड़ा था, आर्थिक स्थिति पे पड़ा था। इस वजह से इसको ग्रेट डिप्रेशन का टाइम कहा जाता है। और कहीं कहीं पे इस प्ले के सेटिंग को लेके आपको 1937 भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम 1930s लिख रही हैं, उसी बीच में जो है इस प्ले की सेटिंग दिखाई गई है। अब नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन आ जाएगा अबाउट टेनेसी विलियम। हम लोग थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। थॉमस लैनियर विलियम्स थर्ड, याद रखिएगा थॉमस लैनियर विलियम्स थर्ड, नोन बाय हिज पेन नेम टेनेसी विलियम। और यही जो है ऑथर अपने पेन नेम उपनाम टेनेसी विलियम्स के नाम से जाने जाते हैं। एन यहाँ पे एन लिखने के बाद अमेरिकन लिख सकते हो, जो कि एक अमेरिकन प्ले राइट है और स्क्रीन राइटर। अलॉन्ग विथ कंटेम्प्रेरीज यूजीन ओनिल एंड अर्थर मिलर, अपने कंटेम्प्रेरीज अपने समकालीन यूजीन ओनिल और अर्थर मिलर के साथ ही इज कंसिडर्ड अमंग द 3 foremost प्ले राइट ऑफ द 20th century। ही इट मीन्स अपने समकालीन जो कुछ ऑथर हैं उनके साथ टेनेसी विलियम्स जो हैं 20th सेंचुरी के सबसे प्रसिद्ध 3 कवि में से, 3 राइटर्स में से एक के रूप में जाने जाते हैं। 20th सेंचुरी के 3 काफ़ी फेमस जो राइटर थे वो यूजीन ओनेल थे, अर्थर मिलर थे और थर्ड जो थे टेनेसी विलियम्स थे। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस प्ले इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस प्ले में, विश्व प्रसिद्ध प्ले में शामिल है स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, ये भी काफ़ी फेमस प्ले है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। समर एंड स्मोक, द नाइट ऑफ द इग्वाना, द स्वीट बर्ड ऑफ यूथ, द रोज टैटू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का समरी वाला सेक्शन आ जाएगा जिसको कि हम 3-3.5 पेज में लगभग डिस्कस कर रखे हैं। द प्ले स्टार्ट्स विथ टॉम विंगफील्ड, प्ले जो है स्टार्ट होता है टॉम विंगफील्ड के साथ, अमांडा विंगफील्ड सन
जो कि अमांडा विंगफील्ड का बेटा रहता है, रिकॉलिंग हिज लाइफ, और अपने जीवन को याद करता है। ठीक है, हम बताएं तो स्टार्टिंग में ही कि टॉम जो है इस प्ले का नरेटर है और ये एक मेमोरी प्ले है, इस वजह से दिखाया गया है स्टार्टिंग में ही कि टॉम विंगफील्ड जो अपने लाइफ को जो है याद कर रहा है इस प्ले के माध्यम से। अमांडा इज ए सिंगल मदर, अमांडा जो है एक अकेली माँ रहती है। हुज हस्बैंड हैड फोरसेकन द फैमिली ईयर्स बैक, जिसका कि पति जो है उसके पूरे परिवार को फोरसेकन में छोड़ के चला गया काफ़ी समय पहले, बहुत साल पहले। टॉम वर्क्स इन ए वेयर हाउस, और टॉम विंगफील्ड जो है वो एक वेयर हाउस, एक गोदाम में काम करता है। टू सपोर्ट हिज मदर अमांडा एंड हिज सिस्टर लॉरा, अपनी माँ अमांडा को सपोर्ट करने के लिए और अपनी बहन लॉरा को सपोर्ट करने के लिए टॉम विंगफील्ड जो है एक फैक्ट्री में काम करता है। फिर से यहाँ पे कोटेशन मेंशन कर रखे जो कि इस प्ले से रिलेटेड है। इन मेमोरी एवरीथिंग सीम्स टू हैपन टू म्यूजिक, की यादों में जो है, मेमोरी में जो है सारा कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सब कुछ जो है म्यूजिक के साथ चल रहा है, म्यूजिक के साथ घटित हो रहा है। Amanda regales her children frequently with tales of her idyllic youth and scores of suitors who once pursued her. अमांडा जो कि टॉम और लॉरा की माँ रहती है, वो हमेशा अपने बच्चों को अपने एडलिक, इट मीन्स हो जाता है सुखद यूथ के बारे में, युवावस्था के बारे में बताते रहते हैं कि कैसे बहुत सारे जो स्यूटर्स थे, लड़के थे, उसके पीछे पड़े हुए थे, उनका नंबर्स बताते रहती है। और साथ ही साथ बताती है कि कैसे सब उससे शादी करना चाहते थे, उसको पसंद करना चाहते थे। तो इस तरीके का बात जो है अमांडा प्रायः अपने बच्चों को बताती है। सी इज डिसअपॉइंटेड बाय लॉरा, अब अमांडा जो है अपनी बेटी लॉरा से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, निराश रहती है। हु वियर्स ए ब्रेस ऑन हर लेग, और ये लॉरा जो है अपने पैर में, लेग में ब्रेस पहनती है। ब्रेस मतलब सपोर्ट के लिए पहना जाता है, आपको यहाँ पे हम पिक्चर मेंशन कर दिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉरा जो है अपने पैर में हमेशा ब्रेस पहने रहती है एंड शाय, और काफ़ी ज़्यादा शर्मीली रहती है। डज नॉट अट्रैक्ट एनी जेंटल कॉल, और इसी वजह से, अपनी शाइनेस की वजह से और ब्रेस पहनने की वजह से कहीं ना कहीं जो लॉरा है ना, वो एक भी जेंटल कॉलर को, एक भी लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाती अपनी तरफ। इस वजह से जो है अमांडा अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा निराश रहती है। अमांडा हैज़ इनरोल्ड लॉरा इन बिजनेस कॉलेज, बट वीक्स लेटर अमांडा डिस्कवर दैट लॉरा ड्रॉप्ड आउट आफ्टर फ्यू क्लासेस। अमांडा जो है अपनी बेटी लॉरा का जो एडमिशन करवा देती है बिजनेस कॉलेज में, लेकिन कुछ सप्ताह बाद अमांडा को पता चलता है कि उसकी बेटी जो है कुछ क्लासेस करने के बाद उसको छोड़ चुकी है बिजनेस कॉलेज को, बिकॉज ऑफ हर डेबिलिएटेटिंग सोशल एंग्जाइटी। और लॉरा जो है वो उस बिजनेस कॉलेज को छोड़ती है अपनी डेबिलिएटिंग, इट मीन्स दुर्बल सोशल एंग्जाइटी की वजह से, सामाजिक चिंता की वजह से, मतलब पैर में जो ब्रेस लगा हुआ था ना, तो इस वजह से थोड़ा शाय रहती है, इस वजह से वो स्कूल भी, बिजनेस कॉलेज भी छोड़ देती है। लॉरा स्पेंट मच ऑफ हर टाइम केयरिंग फॉर हर ग्लास मैनेजरी, ए कलेक्शन ऑफ ग्लास फिग्रेंट्स। वो बिजनेस कॉलेज तो छोड़ चुकी है लॉरा, तो अपना ज़्यादातर समय जो है वो ग्लास मैनेजरी, कांच के बने हुए जानवरों के देखरेख में व्यतीत करती है, जिसको कि एक कलेक्शन ऑफ ग्लास फिंगर्स कहा गया है। मतलब ग्लास के, कांच के बने हुए कुछ मूर्तियों का समूह था ये ग्लास मैनेजरी जो था। अमांडा डिसाइडिंग दैट लॉराज बेस्ट होप इज टू फाइंड ए सुटेबल मैन टू मैरी, अब अमांडा क्योंकि माँ है तो वो डिसाइड करती है कि लॉरा के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम खुद से उसके लिए एक अच्छा लड़का जो उसके लिए सही हो वो ढूंढ देते हैं। टू एस्केप फ्रॉम हिज फैमिली बर्डन्स, और अपने फैमिली बर्डन से एस्केप करने के लिए, बचने के लिए, समटाइम्स टॉम गोज आउट एट नाइट टू वॉच मूवीज। जो टॉम विंगफील्ड है वो कभी कभी क्या करता है, मूवीज़ देखने के लिए रात में चला जाता है। समटाइम्स ही स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल और सिगरेट, और कभी कभी अल्कोहल और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। एंड समटाइम्स ही ट्राइज टू राइट पोइट्री, और कभी कभी पोइट्री भी लिखता है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि टॉम जो है वो परिवार के बोझ से बचने के लिए या खुद का मन हल्का करने के लिए कभी कभी मूवीज़ देखने के लिए रात भर बाहर रहता था, सिगरेट कंज्यूम करता था और पोइट्री भी लिखता था। और पोइट्री लिखने की वजह से ही, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टॉम को जो है इस प्ले में शेक्सपियर कह के भी संबोधित किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो पोइट्री लिखता था। तो इस प्ले का एक कैरेक्टर है जिम, वो टॉम को शेक्सपियर कह के संबोधित करता है। ड्यू टू ऑल दिस देयर आर ऑलवेज आर्ग्यूमेंट एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉम एंड अमांडा, और इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्योंकि टॉम जो है कभी कभी ऐसी हरकतें करता था, अमांडा और टॉम के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट और कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता रहता था। एंड ड्यूरिंग वन सच आर्ग्यूमेंट, ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट के दौरान, टॉम एक्सीडेंटली ब्रेक सम ग्लास फिगरेंस ऑफ लॉरा। टॉम क्या करता है, एक्सीडेंटली, इट मीन्स गलती से टॉम के क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट के दौरान जो लॉरा का सारा ग्लास का सारा कलेक्शंस था ना, तो वो ना तोड़ देता है गलती से टॉम, एक बहस के दौरान। Being disappointed is one thing and being discouraged is something else, इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे
यूज़ किया जाता है अमांडा के द्वारा कि डिसअपॉइंटेड होना एक अलग चीज़ है और डिस्करेज्ड होना, पूरी तरह से हार मान लेना, वो अलग चीज़ है। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ, बट आई एम नॉट डिस्करेज्ड, मैं डिस्करेज नहीं हूँ, कि हम पूरी तरह से हार नहीं माने हैं। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट जो है यूज़ किया जाता है अमांडा के द्वारा इस प्ले में। द नेक्स्ट डे, अब इन दोनों के बीच बहस हुआ है, माँ और बेटे के बीच। तो उसके बाद अगले दिन टॉम अपोलोजाइजेस टू हिज मदर, टॉम जो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, एंड सी ऑल्सो फॉरगिव्स हिम, और माँ भी जो है उसको माफ़ कर देती है। अमांडा टेल्स टॉम, अमांडा जो है टॉम को बताती है दैट ही शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ए गुड मैन एट द वेयर हाउस, कि उसको अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में कुछ अच्छे मैन के, अच्छे लड़कों की तलाश करनी चाहिए, सो दैट सी कैन गेट मैरिड टू लॉरा, ताकि वो जो है लॉरा का शादी करवा सके। आफ्टर सम डे, अब इसके कुछ समय बाद, टॉम कैजुअली इन्वाइट हिज फ्रेंड जिम, टॉम जो है कैजुअली, साधारणतः अपने फ्रेंड जिम को इन्वाइट करता है, आमंत्रित करता है, फ्रॉम द वेयर हाउस, उस गोदाम से, टू हिज होम फॉर डिनर, कि आओ तुम मेरे घर डिनर के लिए आओ, सो दैट ही कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फैमिली, ताकि जो टॉम है वो जिम को अपनी फैमिली से भी मिला सके। इस वजह से टॉम जो है जिम को इन्वाइट करता है, अपने घर आमंत्रित करता है डिनर के लिए। नाउ व्हेन अमांडा गेट्स टू नो दैट टॉम इज अबाउट टू ब्रिंग ए मैन टू देयर हाउस, अब जब अमांडा को पता चलता है कि उसका बेटा जो टॉम है वो किसी एक मैन को, किसी एक आदमी को उसके घर लाने वाला है, सी गेट्स हर हैप्पी, तो यहाँ पे अमांडा जो है काफ़ी खुश हो जाती है, एंड एक्साइटेड हो जाती है टू हियर दिस, इसको सुनने के बाद, एंड स्टार्ट डेकोरेटिंग हर हाउस, और अपना पूरा घर सजाने लगती है। व्हेन लॉरा गेट्स टू नो दैट दिस जेंटलमैन हु इज गोइंग टू विजिट देयर होम इज नो वन एल्स बट जिम whom सी यूज टू लाइक, अब जब लॉरा को पता चलता है कि उसके घर जो आज गेस्ट आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि जिम नाम का वही लड़का है जिसको कि एक टाइम लॉरा पसंद करती थी, सी गेट्स मोर नर्वस, लॉरा जो है और भी ज़्यादा नर्वस होने लगती है। व्हेन जिम मीट्स लॉरा इन द हॉल रूम, और जब जिम मिलता है लॉरा से हॉल रूम में, लॉरा फ्रीजेज इन द बिगनिंग एंड स्टे साइलेंट, लॉरा जो है बिल्कुल फ्रीज, इट मीन्स बिल्कुल स्थिर रहती है स्टार्टिंग में और चुप भी रहती है, बट स्लोली बिकॉज ऑफ हिज वार्म बिहेवियर, लेकिन धीरे धीरे उसके वार्म बिहेवियर की वजह से, जिम के अच्छे बिहेवियर की वजह से, सी फील्स नॉर्मल, वो सामान्य नॉर्मल फील करने लगती है लॉरा। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द टू बिगिन टू चैट एंड डांस, लॉरा और जिम जो है बात करना स्टार्ट करते हैं, डांस करना स्टार्ट करते हैं। बट वाइल डांसिंग, लेकिन जब वो डांस कर रहा होता है, बाय मिस्टेक जिम एक्सीडेंटली ब्रेक्स लॉराज फेवरेट यूनिकॉर्न ग्लास फ्रेग्रेंस, मतलब गलती से जिम जो है डांस करते समय लॉरा का जो फेवरेट था ग्लास का कलेक्शन था ना यूनिकॉर्न, वो जिम से गलती से टूट जाता है। जिम स्टार्ट्स अपोलोजाइजिंग टू लॉरा, यहाँ पे जिम जो है तुरंत माफ़ी मांगने लगता है लॉरा से। एक दूसरे के साथ डांस करने के दौरान जो है जिम लॉरा को खुश भी करता है, इस वजह से यहाँ पे जिम जो है लॉरा से माफ़ी मांगता है। मोर ओवर, और इन सब के अतिरिक्त, जिम ऑल्सो टेल्स हर, जिम जो है उसको ये भी बताता है दैट ही हैज़ ए फियोंसी नेम बेटी, कि उसकी एक फियोंसी भी है, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और उसका नाम जो है बेटी है उसके साथ। आफ्टर हियरिंग दिस, अब ये सुनने के बाद, लॉरा एंड अमांडा गेट शॉक्ड, लॉरा और अमांडा दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सी गेट्स एंगर्ड ओवर टॉम एंड सेज, सी इट मीन्स अमांडा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है टॉम पे कि तुम पहले क्यों नहीं बताया कि इसका शादी हो चुका है, ये इसकी मतलब शादी फिक्स हो चुका है, इसकी फियोंसी है, और उस वजह से अमांडा यहाँ पे गुस्से में टॉम से कहती है, गो देन गो टू द मून यू सेल्फिश ड्रीमर। एंगर टॉम स्लैम्स द डोर ऑफ देयर हाउस एंड लीव्स, और यहाँ पे जो टॉम गुस्सा है अपने घर का डोर जोर से लगाता है, पटकता है और वहाँ से चला जाता है। देन ही ऑल्सो सेज दैट, लेकिन उसके बाद फिर टॉम ये भी कहता है कि नो मैटर हाउ फार ही गोज फ्रॉम हिज फैमिली, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने परिवार से कितना दूर चला जाए, हिज इमोशनल कनेक्शन विथ हिज सिस्टर एंड मदर विल स्टिल बी द सेम, लेकिन टॉम का जो इमोशनल, इट मीन्स भावनात्मक जो कनेक्शन है, संबंध है अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ, वो वैसा ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा, उस कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ यहाँ पे जो है इस प्ले का कहानी जो है, समरी वाला सेक्शन जो है खत्म हो जाता है। अब कंक्लूजन है, दस टेनेसी विलियम्स द ग्लास मैनेजरी, इस प्रकार टेनेसी विलियम की जो ग्लास मैनेजरी है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड प्लेज अमेरिकन थिएटर, वो ना सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया गया हो जिसको अमेरिकन थिएटर में, उन प्ले में से है। इट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका, ये हाईलाइट करता है, प्रतिबिंबित करता है, दिखलाता है कि ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था अमेरिका पे। द प्ले रिफ्लेक्ट बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल स्ट्रगल्स, इस प्ले में पर्सनल इट मीन्स व्यक्तिगत, यूनिवर्सल इट मीन्स सार्वभौमिक स्ट्रगल्स को, संघर्षों को दिखाया गया। इकोनॉमिक डिस्पेयर इट मीन्स आर्थिक
चिंता को, आर्थिक निराशा को दिखाया गया कि कैसे पैसे की तंगी थी। पर्सनल ड्रीम्स इट मीन्स व्यक्तिगत सपनों को दिखाया गया। एंड द बर्डन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स जिम्मेदारियों के बोझ को भी इस प्ले के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंक्लूजन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब जो है हम इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। टाइप ऑफ प्ले, तो ये प्ले जो है एक मेमोरी प्ले है। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम टेनेसे शॉर्ट स्टोरी, ये डेवलप्ड इट मीन्स ये विकसित हुआ है ये प्ले टेनेसे विलियम्स की एक शॉर्ट स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ ए गर्ल इन ग्लास से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्ले को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट है प्रिपरेशन फॉर ए जेंटलमैन कॉलर, और जो दूसरा पार्ट है जेंटलमैन कॉल्स या फिर द जेंटलमैन कॉलर के नाम से जाना जाता है। सीन्स, तो टोटल 7 सीन्स में इस प्ले को डिवाइड किया गया है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो टॉम विंगफील्ड जो कि नरेटर और प्रोटैगनिस्ट दोनों है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है। अमांडा जो कि साउथ से रहती है, ठीक है, याद रखिएगा अमांडा जो बिलोंग करती है वो साउथ से बिलोंग करती है, जो कि टॉम की माँ है। लॉरा जो कि टॉम की बहन है वो लगभग 23 साल की रहती है और ये टॉम से बड़ी रहती है, ये ध्यान रखना है आपको। जिम ओकॉर्नर टॉम का फ्रेंड रहता है और उनके घर डिनर के लिए आता है। फिर मिस्टर विंगफील्ड जो कि टॉम और लॉरा के पिता रहते हैं, जो काफ़ी टाइम पहले ही उन लोग को छोड़ के चले गए हैं। ये 5 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में। द ग्लास सिम्बोलाइजेस कि इस प्ले में या इस प्ले के टाइटल में जो ग्लास वर्ड का यूज़ किया गया है, जैसे कि इस प्ले का टाइटल द ग्लास मेनेजरी है, यहाँ सिम्बोलाइजेस का स्पेलिंग सही कर लेना। तो वो जो ग्लास है ना वो प्रतीक है फ्रेजिलिटी ऑफ लॉरा विंगफील्ड। लॉरा विंगफील्ड की फ्रेजिलिटी को इट मीन्स वीकनेस को दिखाया गया है ग्लास के ज़रिए। जिम्स निकनेम फॉर लॉरा, जिम जो है लॉरा को इस प्ले में एक निकनेम देता है और वो निकनेम जो रहता है ब्लू रोज़ रहता है। और इस प्ले के दूसरे सीन्स के स्टार्टिंग में जो है ना ब्लू रोज़ को दिखाया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा हम लोग का थीम्स वाला आएगा। द ग्लास मेनेजरी रिटन बाय वन ऑफ द फेमस प्ले राइट टेनेसे विलियम। द ग्लास मेनेजरी जिसको कि प्रसिद्ध नाटककार में से एक टेनेसे विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। कंटेंट्स मैनी थीम्स, उसमें ढेर सारे विषयों को शामिल किया गया है। रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सोसाइटीज एंड इट्स पीपल ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के समय, महामंदी के समय समाज में लोगों का क्या कंडीशन था और समाज का क्या कंडीशन था, इससे संबंधित ढेर सारे विषयों को शामिल किया गया है इस वाले प्ले में। द मोस्ट स्ट्राइकिंग थीम्स ऑफ द प्ले आर, जो सबसे स्ट्राइकिंग इट मीन सबसे नोटेबल प्रमुख थीम्स है इस प्ले का वो है एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश की गई है, दायित्वों से, वो दिखाया गया है। द पावर ऑफ मेमोरी इट मीन्स यादों के पावर को, मेमोरी के शक्तियों को दिखाया गया है। फैमिली वाले थीम्स को फॉलो किया गया है। इल्यूजन्स एंड रियलिटी इट मीन्स भ्रम और वास्तविकता को दिखाया गया है। सेटरिंग ऑफ द ड्रीम्स मतलब सपने के टूटने को भी इस प्ले में विषय के रूप में, थीम के रूप में यूज़ किया गया है। अब सारे थीम्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, 5 थीम को। द प्ले डेमोन्स्ट्रेट द थीम ऑफ एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ एज टॉम डिजायर टू अवॉइड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक ए मैजिशियन, मतलब इस प्ले में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, व्याख्या किया गया है जिम्मेदारियों से बचने वाले विषय का, जैसे कि टॉम अपने जीवन में अवॉइड करना चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक मैजिशियन की तरह। टॉम जो है एक जादूगर की तरह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहता है। हु सोज द एबिलिटी टू एस्केप द बॉक्स विदाउट रिमूविंग नेल्स फ्रॉम इट, मतलब जैसे जादूगर बॉक्स से बिना कील निकाले उसके अंदर से बाहर आ जाता है ना, उसी तरह टॉम की इच्छा है कि वो भी जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है मतलब फ्री हो जाए बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। टॉम वॉन्ट्स टू रिमूव दिस बर्डन फ्रॉम हिज माइंड, टॉम जो है अपने माइंड से, अपने दिमाग से इस बर्डन को, इस बोझ को हटाना चाहता है। एंड एस्केप टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल फैंटेसी, और साथ ही साथ मैजिकल फैंटेसी इट मीन्स जादुई कल्पना की दुनिया में जाना चाहता है। इन द एंड टॉम रियलाइजेस दैट दिस एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अंत में इस प्ले के टॉम को रियलाइज होता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दायित्वों से बचने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है, डज नॉट कम विदाउट इट कॉस्ट, ये बिना किसी कॉस्ट के नहीं आएगा, मतलब दायित्वों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश के बदले उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकाना पड़ेगा टॉम को, विच इज जो कि है लॉनलीनेस और मेंटल डिप्रेशन का सामना करेगा। अगर कोई भी इंसान अपनी फैमिली से अचानक से दूर होता है तो उसको क्या होगा, लोनलीनेस और मेंटल डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह टॉम को भी जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए लॉनलीनेस, अकेलापन और मेंटल डिप्रेशन का मानसिक तनाव को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे थीम द पावर ऑफ मेमोरी को समझेंगे। द प्ले द ग्लास मेनेजरी
प्ले जो हम लोग का द ग्लास मेनेजरी है, सोज द थीम ऑफ मेमोरी एमंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ विंगफील्ड फैमिली। विंगफील्ड फैमिली के सारे मेंबर्स के ज़रिए जो है इस प्ले में मेमोरी वाले थीम को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। फिर से यहाँ एक कोटेशन मेंशन कर रखे हैं, द सीन्स इज मेमोरी एंड इज देयर फॉर नॉन रियलिस्टिक मेमोरी टेक्स ए लॉट ऑफ पोएटिक लाइसेंस। Amanda, the mother of the family, is constantly stuck in her memories of her blissful and pretty youth period. Amanda जो कि उस फैमिली की माँ रहती है, वो लगातार अपने ब्लिसफुल और प्रिटी यूथ, इट मीन्स अपनी युवावस्था जो उसका सुखद था, उस चीज़ को हमेशा याद करती रहती है, उसी मेमोरी में स्टक रहती है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह टॉम ऑल्सो रिकॉल्स हिज सिस्टर बाय एंड। टॉम भी जब अंत में घर छोड़ के जाने लगता है तो वो अपनी बहन को याद करता है। द मेमोरी विच हॉन्ट्स हिम, वो यादें जो है उसको हॉन्ट्स करती है, डराती है, सताती हैं। वाइल जिम इज लॉस्ट इन हिज मेमोरीज ऑफ बॉयहुड एट थ्रिलिंग पीरियड ऑफ हिज लाइफ। और वहीं जो जिम नाम का कैरेक्टर है इस प्ले में, वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जो कि उसके जीवन का एक थ्रिलिंग पीरियड था, एक रोमांचक, एक अच्छा पीरियड था। द थीम ऑफ फैमिली, थर्ड थीम के बारे में डिस्कस करेंगे, परिवार वाले थीम को पढ़ेंगे आगे। द मेजर थीम ऑफ फैमिली इज शोन थ्रू द विंगफील्ड फैमिली। जो परिवार वाला जो मुख्य थीम है वो दिखाया गया है विंगफील्ड फैमिली के जरिए इस प्ले में। अमांडा द मदर, लॉरा द डॉटर एंड टॉम अमांडा सन, और टॉम जो अमांडा का बेटा रहता है। तो इन तीनों कैरेक्टर के जरिए जो है इस प्ले में फैमिली वाले थीम को पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है। एज द ओनली मेल मेंबर, टॉम वर्क्स मैनी hours a day because he is the sole provider for Amanda and Laura। अब क्योंकि टॉम जो है अपने फैमिली का एक अकेला मेल मेंबर है, इस वजह से टॉम को जो है कई घंटे काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी माँ अमांडा, बहन लॉरा की जो है सारी बेसिक नेसेसिटीज़, इट मीन्स सारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस वजह से जो टॉम को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ अमांडा कॉन्स्टेंटली फील्स द स्ट्रेस ऑफ फाइंडिंग ए सुटेबल मैच फॉर अ डॉटर लॉरा। और वहीं दूसरी तरफ माँ अमांडा जो रहती है उसको लगातार प्रेशर फील होता है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी लॉरा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देगी। तो इस तरह से ना परिवार वाले, फैमिली वाले थीम को भी इस प्ले में पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया कि कैसे परिवार के लोग जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए चिंतित होते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुख दुख सब शेयर करते हैं। द प्ले ग्लास मेनेजरी सोज द थीम ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी। अब चौथे थीम की तरफ पढ़ेंगे कि कैसे इस प्ले में इल्यूजन, इट मीन्स भ्रम, और रियलिटी, इट मीन्स वास्तविकता वाले थीम को डिस्कस किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ टॉम एंड अमांडा। इल्यूजन और रियलिटी वाले थीम को डिस्कस किया गया है टॉम और अमांडा के कैरेक्टर के जरिए किया गया है। हर साउदर्न लेगेसी हैज कॉज्ड द इल्यूजन टू अमांडा इन दैट सी विजुअलाइज पैट्रियार्की टेकिंग अप द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमांडा की जो साउदर्न लेगेसी रही है, मतलब स्टार्टिंग का समय, अपने जवानी का समय जो वो साउदर्न वाले एरिया में व्यतीत की है, इस वजह से जो है ना अमांडा के अंदर एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि जो फैमिली का पैट्रियार्की होता है ना, मतलब फैमिली का जो मेल होता है या पितृसत्ता होता है ना, उसको ही घर की जिम्मेदारियां लेनी होती है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। फिर यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ किए हुए हैं इस प्ले से रिलेटेड, ग्लास ब्रेक सो इजली नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर डिस्पाइट ए ब्रोकन फैमिली। एक ब्रोकन फैमिली के बावजूद, क्योंकि इनके पिता इन लोग के साथ नहीं रहते थे, एवरी विंगफील्ड ड्रीम्स अबाउट हैविंग ए गुड लाइफ। सारे विंगफील्ड परिवार के लोगों का ये ड्रीम रहता है, सपना रहता है कि उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी लाइफ जो है अच्छी हो। अमांडा द मदर ड्रीम्स ऑफ हैविंग हर डॉटर मैरिड टू ए जेंटलमैन। अमांडा अपनी बेटी लॉरा के लिए चाहती है, सपना देखती है कि उसकी बेटी का शादी जो है किसी एक अच्छे लड़के से हो जाए। एंड हर सन, और अपने बेटे के लिए सपना देखती है टॉम के लिए कि टेकिंग अप द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टॉम जो है अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा दायित्व जो है अच्छे से निभा रहा है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ टॉम ड्रीम्स ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ फ्री फ्रॉम फैमिली प्रीऑक्यूपेशन एंड बर्डन। सो वहीं टॉम का जो ड्रीम रहता है कि टॉम एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीवन चाहता है जिसमें कि वो अपने फैमिली के प्रीऑक्यूपेशन, इट मीन्स परिवार को लेके जो हमेशा मानसिक तनाव चलते रहता है, मानसिक व्यस्तता चलती रहती है ना, उस चीज़ से टॉम फ्री होना चाहता है और फैमिली के बर्डन, मीन्स फैमिली के बोझ से फ्री होना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग का पांचों थीम को हम डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद सबसे एंड में आएगा थीम्स का कंक्लूजन वाला सेक्शन। दस टेनेसी विलियम्स प्ले द ग्लास मेनेजरी। इस प्रकार टेनेसी विलियम की जो प्ले है ग्लास मेनेजरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम ऑफ विंगफील्ड फैमिली। ये हाईलाइट करती है विंगफील्ड फैमिली के स्ट्रगल को और प्रॉब्लम्स, इट मीन्स कठिनाइयों को। इट एलाबोरेट्स द हार्श रियलिटीज एंड क्योस ऑफ सोसाइटी। ये जो है सामाजिक की कठिन वास्तविकताओं को दिखाती है और क्योस, और समाज में कितना क्योस फैला हुआ, अराजकता फैला हुआ है, उस चीज़ को दिखाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीम्स वाला सेक्शन भी खत्म हो गया।
है। थीम्स वाले सेक्शन को अगर आप बड़ा करना हो तो आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताएं वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स बड़ा हो जाएगा, चाहो तो थोड़ा बहुत स्टोरी में ऐड कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा आप आंसर लिख रहे हो 15-16 मार्क्स का तो आप इसमें स्टोरी भी ऐड कर सकते हो थीम्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स खत्म होता है हम लोग का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का PDF पेड है, और पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।